डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मैन्योरिंग। मैन्योर्स को जब हम सॉइल में ऐड करते हैं तो उसे हम लोग मैन्योरिंग करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैन्योर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ऐसे समझिए, डेड लीव्स एंड प्लांट्स, काउ डंग, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैन्योर को ऐड करने से सॉइल में बहुत इंप्रूवमेंट आता है। सबसे फर्स्ट तो उसके टेक्सचर में इंप्रूवमेंट आता है। टेक्सचर आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे क्लेई सॉइल है, तो क्लेई सॉइल में सॉइल के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोजली बॉन्ड होते हैं, तो पानी उसमें जा नहीं पाता है। जो घड़े बनते हैं स्टूडेंट्स, वो सब जितने भी घड़े बनते हैं, सब के सब घड़े उस क्लेई सॉइल से ही बनते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें रूट्स अच्छे से अंदर नहीं जा पाता है क्लेई सॉइल्स में, और ना ही अच्छे से रिस्पायर कर पाता है। तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे थोड़ा हमें अलग अलग सॉइल के मॉलिक्यूल्स को करना जरूरी है, थोड़ा सेपरेट करना जरूरी है। तो उसमें जब हम मैन्योर्स मिला देते हैं तो जो क्लेई सॉइल है उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ जाता है। तो उससे वो थोड़ा पोरस हो जाता है, और पोरस का मतलब उसमें छोटे छोटे समझिए होल्स ऐसे कि जिससे कि ऑक्सीजन रूट्स तक जा सके और रूट्स अच्छे से रिस्पायर कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद उसके न्यूट्रिएंट्स तो बढ़ ही जाता है सॉइल का, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। और ये किस केस में होता है, ये सैंडी सॉइल के केस में होता है। सैंडी सॉइल क्या होता है, काफ़ी पोरस होता है, उसमें वाटर जल्दी रुकता नहीं है। तो वहाँ पर जब हम मैन्योर्स को मिलाते हैं तो वाटर क्या होता है कि वाटर उस वाटर सॉरी मैन्योर्स क्या करता है, उस वाटर को होल्ड करके रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखते हैं टाइप्स ऑफ मैन्योर। तो फर्स्ट है फार्म यार्ड मैन्योर, prepared by decomposition of farmyard waste like dung leaves। तो आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, जो फार्म में मिलता है जैसे काउ डंग हो गया, लीव्स हो गया, इन्हें हम सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं, तो ये बन जाता है फार्मयार्ड मैन्योर। सेकेंड है ग्रीन मैन्योर, prepared by decomposition of green plants which are plowed along with the soils। इन्हें क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम, जब जो प्लांट्स प्लॉइंग के समय निकलते हैं उन्हें उसी में हम लोग सॉइल में ही उसी में मिक्स कर देते हैं, या ट्रैक्टर से या किसी चीज़ से उसी के अंदर हम लोग दबा देते हैं उसको। आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए, मैं आपको इसके फिगर्स दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा ये। थर्ड है कंपोस्ट, प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ किचन वेस्ट, एनिमल waste, weeds, etc. with the help of bacteria and fungi in the soil। और स्टूडेंट्स देखिए, इसके सेकेंड पॉइंट में भी एक वर्ड था डिकम्पोजिशन। स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया किसी भी चीज़ को खाता है, खाने के पहले वो क्या करता है, उसके ऊपर एसिड छोड़ता है, तो उससे वो गल जाता है, जो भी प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो धीरे धीरे वो टूटने लगता है, और इस टूटना मतलब क्या, वो जब गलने लगेगा वो, तो उसे हम क्या बोलेंगे नॉर्मल वर्ड में, टूटना। ठीक है, तो ये जो टूटता है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। इसीलिए आप देखिए प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे क्या होते हैं, खुद ब खुद गायब होने लगते हैं। एक्चुअली वो गायब नहीं होते हैं, वो जो है ना डिकम्पोज होने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी वर्ड का यूज़ किया गया था यहाँ पर, डिकम्पोज। तो देखिए थर्ड पॉइंट में वही चीज़ बताया गया है, किचन वेस्ट को, एनिमल वेस्ट को, और वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो अपने नॉर्मल प्लांट्स के साथ ग्रो कर, जो हमारे वांटेड प्लांट्स जैसे राइस के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर गए, उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वीड्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो इन्हें क्या करते हैं हम लोग, इन्हें सॉइल में अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और साथ में कुछ फंगस और कुछ बैक्टीरिया छोड़ देते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, ये जो हमने मिक्स किया है उसके साथ में किचन वेस्ट, वीड्स, तो इनको डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज करने से क्या होता है, इनमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत अच्छे से बाहर निकल आते हैं, जिनको कि प्लांट्स बहुत ईजिली अवेल कर सकता है, बहुत ईजिली वो अपने में ग्रैस्प कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इन मैन्योर्स के फिगर्स देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। स्टूडेंट्स मैंने ऊपर हेडिंग मैन्योरिंग इसलिए डाल कर रखा है क्योंकि मैं इस मैन्योरिंग टॉपिक के अंदर ही इसे
कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स क्या है, वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम फैक्ट्री में बनाते हैं। इनमें मोस्टली हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इनका एक क्वालिटी ये है कि ये बहुत वाटर सॉल्युबल होते हैं, अच्छे से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए प्लांट इन्हें ईजिली ग्रैस्प कर लेता है, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट करने में भी ईजी होते हैं। और स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्यों, इससे जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो ख़राब हो जाती है। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके हमें ऑर्गेनिक मैन्योर ही यूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसे रीड करके बताता हूँ, क्योंकि इसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप शायद पहले आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स इज ए chemical compound that is manufactured in factories. It provides a specific nutrient like phosphorus, potassium, etc. to crops. For example, urea supplies nitrogen, diammonium phosphate supplies nitrogen and phosphorus. They are easy to transport and can easily get soluble in water and hence easily absorbed by plants and utilized immediately. Second point देखिए स्टूडेंट्स, if fertilizers is used regularly then it reduces the fertility of the soil, so it should not be used regularly. स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके ही सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रख सकते हैं। अलग तरीके भी हैं जिनसे हम सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रखते हैं, जैसे है फील्ड फैलो, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग। फील्ड फैलो मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हम जैसे हमने एक बार क्रॉप को लगा दिया, फिर हमने 2 सीज़न के लिए, मतलब एक क्रॉप का सीज़न मान लीजिए 3 महीने का होता है, तो हमने लगभग उसे 3 और महीने के लिए या फिर हमने 6 महीने 7 महीने के लिए उसे फील्ड को छोड़ दिया फ्री, बिल्कुल उस पर कुछ भी और क्रॉप्स नहीं लगाया, ठीक है। तो उसे हम लोग फील्ड फैलो बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने एक क्रॉप अभी राइस लगाया, उसके बाद उसके ऊपर हम एक लेगुमिनस प्लांट लगा देंगे जिसमें कि रूट नोड्यूल्स होते हैं और जिसमें कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो उससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, तो उससे फिर से वापस फर्टिलिटी बढ़ जाता है सॉइल का, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड है मिक्स क्रॉपिंग। यहाँ पर क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा 3 तरह के क्रॉप्स लगाते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक क्रॉप होता है उसका जो वेस्ट निकलता है वो दूसरे क्रॉप के लिए फूड का काम करता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम क्रॉप के न्यूट्रिशन को मेंटेन रख सकते हैं। मैं आपको रीड आउट करके बताता हूँ। फील्ड फैलो, leaving the land free for one or more season to regain nutrients. Second है crop rotation. It is the practice of growing a series of different types of crops in the same area in sequential season. This practice is generally used for replenishment of nitrogen and growing a leguminous crop that add nitrogen and organic matter to the soil in sequence with cereal and other crops. और स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए सीक्वेंस का मतलब है एक के बाद एक, सीरियल्स का मतलब है जो पल्सेस वाले क्रॉप्स होते हैं, जो दाल वाले क्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, उन्हें हम सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं। सीक्वेंशियल सीजन का मतलब है एक के बाद दूसरा सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट है मिक्स क्रॉपिंग। हियर टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। द क्रॉप्स टू बी ग्रोन टुगेदर आर चोजन इन सच अ वे दैट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन क्रॉप हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अदर क्रॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है, जब हम क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करवाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। और उनसे वाटर कहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं, वेल से, ट्यूबवेल से, लेक से, रिवर से, कैनाल एक्सेट्रा से, ठीक है स्टूडेंट्स। मेथड ऑफ इरिगेशन, दो तरह के मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड मतलब कि पुराने मेथड, और एक मॉडर्न मेथड जो नया वाला मेथड है, ठीक है स्टूडेंट्स। पुराने मेथड में क्या होता है, ह्यूमन और कैटल लेबर का इस्तेमाल होता है और वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है और इसमें वाटर का वेस्टेज ही काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल है ढेकली, राहत, मोट एंड चेन पंप। मॉडर्न मेथड में आता है स्टूडेंट्स स्प्रिंकलर एंड डिप इरिगेशन। यहाँ पर वाटर का वेस्टेज काफ़ी कम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको इसके फिगर्स दिखाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा।
स्टूडेंट्स देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। इसके पहले वाले साइड्स में आपने इसका फिगर देख लिया स्टूडेंट्स। तो देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम में एक वर्टिकल पाइप होता है जो नीचे ग्राउंड में एक पाइप होता है जिससे वो कनेक्टेड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस वर्टिकल पाइप के टॉप पर एक नोजल लगा होता है और ये वाटर को क्या करता है, स्प्रिंकल करता है, मतलब चारों तरफ फैला देता है वाटर को, ठीक है। तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, वहाँ पर करेंगे जहाँ पर अनइवन लैंड होता है, मतलब कि कहीं पर ज़मीन ऊंचा है कहीं पर नीचा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम वहाँ पर इस स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ करते हैं। उसके बाद है देखिए स्टूडेंट ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर है डायरेक्ट प्लांट के रूट्स तक पहुंचाते हैं और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें वाटर का वेस्टेज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। तो फर्स्ट एडवांटेज है इट हेल्प्स सीड्स टू जर्मिनेट। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जब वाटर सीड के कोट के ऊपर जाता है तो सीड का कोट क्या होता है, काफ़ी नर्म हो जाता है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि सीड को जर्मिनेट होने में ईजी हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल एंड फॉर एलोंगेशन ऑफ रूट। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और उस वाटर को प्लांट ईजिली अपने में इनटेक कर लेता है, मतलब अपने में ईजिली ग्रैस्प कर लेता है। और स्टूडेंट्स ये भी है कि रूट्स वाटर की तलाश में क्या होता है कि वो काफ़ी अपने आप को एलोंगेट करते हैं, काफ़ी नीचे तक ग्राउंड में चले जाते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं कि सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं और प्लांट अच्छे से खड़ा रह पाता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड ड्राई हॉट एयर करेंट्स। तो स्टूडेंट्स ड्राई हॉट एयर करेंट्स तो आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि अगर हम भी नहा लेते हैं तो क्या होता है, हमें थोड़ा ठंड से आराम मिल जाता है। उसी तरह से जब क्रॉप्स के ऊपर हम लोग पानी डाल देते हैं तो उन्हें भी थोड़ा हॉट से आराम मिल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और लेकिन इम्पॉर्टेंट है फ्रॉस्ट से उन्हें कैसे आराम मिलता है। तो फ्रॉस्ट का मतलब होता है आइस जम जाना, ठीक है। तो फ्रॉस्ट के केस में क्या होता है कि ऊपर का लेयर तो आइस, उस ऊपर के लेयर पे तो आइस जम जाता है, ठीक है, लेकिन अंदर का जो लेयर होता है अभी भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचता है, वो अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ऊपर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अप्रॉक्स आप लोग कह सकते हैं अप्रॉक्स 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए प्लांट्स को प्रॉब्लम नहीं होता है फ्रॉस्ट के केस में भी। अब स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव इरिगेशन। अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा इरिगेशन हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगा, मतलब वाटर का जमावड़ा हो जाएगा, जिससे कि रूट्स अच्छे से रिस्पायर नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे रूट्स क्या हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकेंड पॉइंट है रूट्स डू नॉट होल्ड क्रॉप अपराइट। तो क्या होगा कि नीचे का सॉइल काफ़ी लूज हो जाएगा जिससे कि प्लांट भी खड़ा नहीं रह पाएगा और थोड़ी सी भी अगर आंधी चलेगी तो प्लांट्स गिर जाएगा स्टूडेंट।